नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का सैनिक शिक्षण संस्थान बांदुकी की ऑनलाइन क्लासेज में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपसे राष्ट्रीय क्षेत्रफल एवं आयतन संबंधी चर्चा करेंगे। प्यारे विद्यार्थियों, कक्षा 9वीं में ये प्रश्नावली 13 है और 10वीं कक्षा में प्रश्नावली 16 है, तो दोनों कक्षाओं में ये कॉमन चैप्टर है और इस कॉमन चैप्टर को हम एक साथ पढ़ा रहे हैं दोनों कक्षाओं में। तो आप इसके बारे में देखेंगे और आज आपको जो जानकारी दी जा रही है उस जानकारी को आप अपने नोटबुक में नोट करेंगे और उसे याद करेंगे, क्योंकि ये सूत्रों से संबंधित प्रश्नावली है। जब तक हमें सूत्र याद नहीं होंगे तब तक हम सवालों को हल नहीं कर पाएंगे। अतः आप आज जो भी ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं उसका रिवाइज अवश्य करें, और जब तक आप रिवाइज नहीं करेंगे तब तक आपको कुछ भी सीखने को नहीं मिलेगा। तो बच्चों, आज का हमारा पहला पॉइंट है पृष्ठीय क्षेत्रफल, क्योंकि प्रश्नावली का नाम है पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल किसे कहते हैं वो देखेंगे आप। किसी ठोस वस्तु द्वारा समतल में जितना स्थान घेरा जाता है वह उस वस्तु का पृष्ठीय क्षेत्रफल कहलाता है। उस वस्तु का पृष्ठीय क्षेत्रफल कहलाता है। उस वस्तु के सभी पृष्ठों के क्षेत्रफलों का योग उस आकृति का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कहलाता है। उस आकृति का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कहलाता है, जिसे PSA से व्यक्त करते हैं। PSA से व्यक्त करते हैं। PSA का मतलब T का मतलब होता है टोटल, S का मतलब होता है सरफेस और A का मतलब होता है एरिया। और PSA टोटल सरफेस एरिया, और टोटल सरफेस एरिया का मतलब हो गया कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। इट मीन्स संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो प्यारे बच्चों, हमारा जो पहला पॉइंट है वो पहला पॉइंट है पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो किसी ठोस वस्तु द्वारा समतल सतह में जितना स्थान घेरा जाता है वह उस वस्तु का पृष्ठीय क्षेत्रफल कहलाता है। उस वस्तु के सभी पृष्ठों के क्षेत्रफलों का योग उस आकृति का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कहलाता है, जिसे हम PSA से व्यक्त करते हैं। P का मतलब होता है टोटल, S का मतलब होता है सरफेस और A का मतलब होता है एरिया। अब इसकी जो इकाई होती है, यानी संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल की जो इकाई होती है वो वर्ग इकाई होती है। वर्ग इकाई होती है, यानी आपको यदि इकाई सेंटीमीटर में दी है तो उसका जो क्षेत्रफल है वो वर्ग सेंटीमीटर में होगा। यदि आपको इकाई इसकी मीटर में दे रखी है तो वर्ग मीटर होगा, और यदि आपको किलोमीटर में दिया है तो वर्ग किलोमीटर होगा। इस प्रकार से हमेशा क्षेत्रफल ज्ञात करते समय जब उसकी इकाई लिखेंगे
तो वो वर्ग इकाई में लिखनी है, यानी वर्ग शब्द लगाना है उसमें। तो प्यारे बच्चों, ये हुई हमारी पृष्ठीय क्षेत्रफल की परिभाषा। तो हर व्यक्ति, जैसे ये कोई एक पुस्तक है और इस पुस्तक का ये जो नीचे वाला पृष्ठ है ये समतल पृष्ठ है। अब इस पुस्तक को मैं यदि यहाँ रखूँ, इसमें कहीं भी रखूँ, इस तरह रखूँ, तो ये जो समतल सतह में जितना स्थान घेरेगी, इसका नीचे वाला ये जो पृष्ठ है, वो नीचे वाला पृष्ठ समतल में जितना स्थान घेरेगा वह उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल कहलाएगा। जैसे इस पुस्तक का जो पृष्ठ है वो आयताकार पृष्ठ है, तो ये इसकी लंबाई होगी, ये चौड़ाई होगी इसकी। तो आयताकार पृष्ठ में यदि स्थान घेरा है तो उसका क्षेत्रफल हो जाएगा लंबाई गुना चौड़ाई के बराबर में। और एक यदि पृष्ठ वर्गाकार है तो उसका जो क्षेत्रफल हो जाएगा भुजा गुना भुजा, क्योंकि आयत में तो लंबाई और चौड़ाई के मान अलग अलग होते हैं और वर्ग में दोनों बराबर होते हैं, तो भुजा गुना भुजा हो जाएगा। तो एक समतल सतह में अगर कोई आयताकार वस्तु अपना स्थान घेरती है तो उसका क्षेत्रफल निकालने के लिए लंबाई गुना चौड़ाई के क्षेत्रफल का प्रयोग करेंगे। अगर एक वर्गाकार वस्तु द्वारा स्थान घेरा जा रहा है तो उसका क्षेत्रफल निकालने के लिए भुजा गुना भुजा सूत्र का प्रयोग करेंगे। अब हमारा इसका दूसरा पॉइंट है आयतन। दूसरा जो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा वो है आयतन। इसका आयतन किसी ठोस वस्तु द्वारा अंतरिक्ष में जितना स्थान घेरा जाता है, किसी ठोस वस्तु द्वारा अंतरिक्ष में जितना स्थान घेरा जाता है वह उसका आयतन कहलाता है। वह उसका आयतन कहलाता है। वह उसका आयतन कहलाता है। अथवा इसकी दूसरी परिभाषा को हम इस प्रकार से परिभाषित कर सकते हैं, अथवा किसी वस्तु के अंदर जितनी मात्रा भरी जा सकती है, किसी वस्तु के अंदर जितनी मात्रा भरी जा सकती है वह उसका जितनी मात्रा भरी जा सकती है वह उसका आयतन कहलाता है। वह उसका आयतन कहलाता है। इसकी इकाई घन इकाई होती है। इसकी इकाई घन इकाई होती है। यदि आपको इकाई सेंटीमीटर में दी है तो उस वस्तु का जो आयतन है वो घन सेमी में होगा। यदि आपको इकाई मीटर में दे रखी है तो उसका जो आयतन है वो घन मीटर में होगा। और यदि लीटर में दे रखा है तो उसका आयतन जो है वो लीटर में होगा। इस तरीके से हम बात कर रहे हैं आयतन की। और आयतन की जो परिभाषा है वो ये है कि किसी भी वस्तु के अंदर, कोई भी वस्तु है और उस वस्तु के अंदर आपने जितनी मात्रा भरी थी तो वह उसका आयतन होता है। जैसे ये कोई एक गिलास है, अब इस गिलास के अंदर मान लीजिए ये कोई एक गिलास है और इस गिलास के अंदर आपने ये पानी भरा हुआ है। तो जितना इसके अंदर समाया हुआ है पानी, ये जितना पानी इसके अंदर समाया हुआ है वो आयतन कहलाएगा इसका। कि इस गिलास में कितनी क्षमता है कि यह कितना पानी भर सकता है। जैसे इसने आधा लीटर पानी भरा है तो इसका जो आयतन आधा लीटर हो जाएगा। और इसी प्रकार से किसी बाल्टी के अंदर, किसी बेलनाकार बर्तन के अंदर, किसी घनाभाकार आकृति के अंदर, कोई भी आकृति हो
और उस आकृति के अंदर जितनी मात्रा भरी जा सकती है अर्थात उसमें जितनी मात्रा समा सकती है वह उस वस्तु का आयतन कहलाता है। तो प्यारे बच्चों, अभी हमने आपसे चर्चा की पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन की। अब हमें कुछ विशेष आकृतियां हैं, उन आकृतियों के बारे में, उनके क्षेत्रफल और आयतन के बारे में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम पृष्ठीय क्षेत्रफल, विभिन्न आकृतियों के पृष्ठीय क्षेत्रफल के सूत्र आज हम आपको दिखा रहे हैं। आज आपको इनको याद करना है। विभिन्न आकृतियों के पृष्ठीय क्षेत्रफल के कुछ सूत्र आपको दिखाए जा रहे हैं। इन सूत्रों का आपको उपयोग करना है, याद करना है। तो सबसे पहला है हमारा घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 गुणा कोष्ठक में लंबाई गुणा चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुणा ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुणा लंबाई। प्यारे विद्यार्थियों, ये घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने का सूत्र है और सूत्र को मैं रिपीट कर रहा हूँ। सूत्र है 2 गुणा कोष्ठक में लंबाई गुणा चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुणा ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुणा लंबाई। अगर आप इसको अंग्रेजी में लिखें तो इस तरीके से लिख सकते हैं, या 2 गुणा लंबाई हो गया L गुणा बी, चौड़ाई हो गया B गुणा H और ऊंचाई हो गया H गुणा में L। इस तरीके से अंग्रेजी में भी इस सूत्र का प्रयोग कर सकते हैं। दूसरा लिखेंगे घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 6 गुणा भुजा का स्क्वायर। और यदि आप इसको लिखना चाहें तो इस तरीके से लिख सकते हैं 6 गुणा ए स्क्वायर। और यहाँ ए बराबर जो होती है वो भुजा होती है, ए बराबर भुजा होती है, तो 6 गुणा ए स्क्वायर के सूत्र से भी इसको प्रयोग कर सकते हैं आप। तीसरा लिखेंगे बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसका सूत्र होता है 2 पाई आर कोष्ठक में H प्लस आर। चौथा बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और इसका सूत्र होता है 2 पाई आर एच। पांचवें में लिखेंगे गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल और इसका सूत्र होता है 4 पाई आर स्क्वायर। और अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ये होता है 3 पाई आर स्क्वायर। और अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और इसका सूत्र होता है 2 पाई आर स्क्वायर। प्यारे बच्चों, अभी जो आपका पाठ्यक्रम संशोधित हुआ है उसमें से शंकु का जो क्षेत्रफल है उसको हटा दिया गया है। अतः आपको जो लिखाए गए हैं उन सूत्रों को याद करना है। पहला घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल और घन का पूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र 6 गुणा भुजा स्क्वायर, 6 गुणा ए स्क्वायर लिख सकते हैं या 6 ए स्क्वायर से भी व्यक्त कर सकते हैं। बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई आर कोष्ठक में H प्लस आर त्रिज्या होती है, H इसमें बेलन की ऊंचाई होती है। बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 पाई आर एच। गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर। अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 3 पाई आर स्क्वायर और अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 पाई आर स्क्वायर। तो इनको आपको याद करना है।
अब जिन आकृतियों के बारे में क्षेत्रफलों के सूत्रों की हमने आपसे अभी चर्चा की है, उन आकृतियों को किस प्रकार से बनाया जाता है वो देखेंगे आप। तो सबसे पहले हम घनाभ का बना रहे हैं। सबसे पहले घनाभ की आकृति बना रहे। कैसी होती है घनाभ की आकृति? हो गई घनाभ का प्रत्येक पृष्ठ आयताकार पृष्ठ होता है बच्चों। तो एक आयत बनाएंगे पहले। सबसे पहले घनाभ की आकृति बनाने के लिए एक आयत बनाएंगे, फिर इस के तिरछे कोने निकालेंगे इस तरीके से। ये कोने निकालेंगे और इस तरीके से इनको मिलाएंगे। ये एक घनाभ की आकृति बन गई है। ये घनाभ की आकृति बन चुकी है। जो कि ये ठोस होता है, तो इस तरीके की घनाभ की आकृति होती है। अब इस घनाभ में ये वाली जो भुजा होती है ये लंबाई होती है, ये वाली चौड़ाई होती है, ये वाली इसमें ऊंचाई होती है। तो इस तरीके से आपको एक घनाभ की आकृति का निर्माण करना है। दूसरा, घन की आकृति। घन की आकृति और घन का प्रत्येक पृष्ठ वर्ग होता है, तय वर्ग का निर्माण करना होगा और वर्ग के भीतर से एक और वर्ग निकालना है इस तरीके से, और इस तरीके से इसके कोने मिलाए जाएंगे। ये एक घन की आकृति हो गई और ये भी ठोस होता है, तो इस तरीके से इसको दर्शाया जाएगा। तो ये घन हो गया। अब क्योंकि घन में सभी भुजाएं समान होती हैं, तो ये इसकी भुजाएं हो गई। ये लंबाई, ये चौड़ाई और ये ऊंचाई, इस तरीके से भी इसको दर्शा सकते हैं अपन। सभी समान होती है इसमें, तो ये हमारा घन हो गया। और इसका यदि हम उदाहरण लें घनाभ का यदि उदाहरण लें तो हमारी पाठ्य पुस्तक होगी, किसी भी विषय की जो पाठ्य पुस्तक है वो एक घनाभ के आकार की होती है। नंबर 2, ईंट लें हम। ईंट भी घनाभ के आकार की होती है। तो चौक का डिब्बा यदि हम लें, ये चौक का जो डिब्बा है देखिए, ये भी एक घनाभ के आकार का है। इसमें ये लंबाई होगी, ये चौड़ाई होगी, ये इसकी ऊंचाई होगी। तो ये हमारे घनाभ हो गया, ये घन हो गया। और तीसरी आकृति में यदि हम चर्चा करें बेलन की, तो बेलन जो होता है इसमें, ये बेलन का ये तो वक्रीय पृष्ठ होता है इसमें, और ये वृत्तीय पृष्ठ होते हैं बेलन में। ये वृत्तीय पृष्ठ होते हैं। ये बेलन की ऊंचाई होती है, ये बेलन का व्यास होता है। ये दोनों वृत्तीय पृष्ठ होते हैं। ये भी वृत्तीय होता है इसमें, और ये बेलन का वक्र पृष्ठ होता है। ये बेलन का वक्र पृष्ठ होता है। तो ये हुई हमारी बेलन की आकृति। चौथा देखेंगे इसमें, चौथा देखेंगे गोला। फुटबॉल है, गेंद है, ये सब गोले के रूप में होता है। तो गोला जो होता है वो इस प्रकार का होगा हमारा। ये एक बॉल की बात यदि हम कर रहे हैं, ये ठोस होता है बिल्कुल, और ये हमारा हो गया गोला। और इसका जो आधा भाग है वो हो जाएगा अर्धगोला। गोले का आधा भाग और आधा भाग होता है अर्धगोला।
और अर्धगोला इस प्रकार का होता है। यानी बच्चों, ये कुछ आकृति हैं जिनके पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन के बारे में हम आपसे चर्चा करेंगे। इनके आज आपको मैंने क्षेत्रफलों के सूत्र लिखा दिए हैं, आकृतियाँ बता दी हैं कि कौन सी आकृति किस प्रकार की होती है। तो कहीं हमें आवश्यकता पड़े आकृति की तो हम उसकी आकृति का निर्माण भी कर सकते हैं। तो आज आपको जो सूत्र लिखाए हैं आप उन सूत्रों का अवलोकन करेंगे और आशा है कि नवंबर माह में आपके स्कूल खुल जाएंगे। तो हम आपसे नवंबर माह में फेस टू फेस चर्चा करेंगे। तो आज आप इन सूत्रों को याद करें और कल हम इनका किस प्रकार से उपयोग करते हैं वो आप देखेंगे। धन्यवाद।